हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम पर। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स विद सचिन शर्मा विद कॉफी इन दिस मॉर्निंग। और आज के लेक्चर में हम फोर्स ऑन अ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैं पिछली क्लासेस में आप सभी को फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल पर क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और मैंने आपको हेलिकल पाथ के बारे में बताया था कि जब थीटा एंगल पर एंट्री होगी तो हेलिकल पाथ होगा इस तरह से। ये सारी बातें, ये सारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े हैं और आज का लेक्चर भी बड़ा ही मजेदार होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज भी हम पढ़ने वाले हैं और उन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। आइए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और कॉफी को हम बीच बीच में एंजॉय करते रहेंगे। और आप भी इस ऑनलाइन क्लास का मजा इसी तरह से ले पा रहे हैं कि अपने घर बैठकर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आप पढ़ पा रहे हैं। कोई आपका कन्वेंस का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और आप थकान भी महसूस नहीं करते। घर बैठकर आप पूरा टाइम का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं इस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए गाइस, सभी बच्चों के लिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। Force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor placed in magnetic field. Placed in magnetic field. तो आज का जो ये टॉपिक है इस डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको ये बात बता दूं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात आई किस तरह से। आप सभी पढ़कर आए हैं इस बात को कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगाएगी जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू में V क्रॉस B लिखा जा सकता है या F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा लिखा जा सकता है। वो फोर्स मैक्सिमम होगा अगर थीटा 90 है और पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होगी। अगर वो थीटा 0 या 180 है, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। अगर किसी थीटा एंगल पर एंट्री करी है इसके अलावा तो पाथ हेलिकल होगा, वो हेलिक्स की फॉर्म में, एक स्प्रिंग की फॉर्म में मूव करेगा इस तरह से। और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं। एक एप्लीकेशन में हमने वेलोसिटी सिलेक्टर की बात करी, एक एप्लीकेशन में हमने वेलोसिटी सिलेक्टर की बात करी, तो वेलोसिटी सिलेक्टर भी उसकी एप्लीकेशन है। एक वायर जिसके अंदर करंट मूव कर रहा है, एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसमें एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है और मैं उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मेरे पास एक कंडक्टर है और मैं उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देना चाहता हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई कि आपके सामने एक कंडक्टर मैंने कंसीडर किया भाई, तो आप एक वायर को कंसीडर करिए भाई। अगर आप थोड़ा सा इसका डायामीटर कंसीडर करेंगे, अगर आप इसके डायामीटर को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो आप सभी को ये बात समझ में आएगी कि एक करंट कैरिंग वायर, ऐसे केस में एक करंट कैरिंग वायर जो है या एक वायर जो है वो एक तरह का सिलेंडर है। एक वायर एक तरह का सिलेंडर है अगर मैं इसके डायामीटर को नेग्लेक्ट ना करूं तो मैंने इस वायर को अलोंग एक्स एक्सिस रख दिया है इस तरह से। तो मैंने इस वायर को ये अलोंग एक्स एक्सिस रख दिया गया है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इस वायर को रख दिया है और ये ओरिजिन पर इसका सेंटर है।
तो ये ओरिजिन पर इसका सेंटर है, यहां पर ओरिजिन पर इसका सेंटर है मान लीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्स, एल इसकी लेंथ है, इस वायर की लेंथ कितनी है एल, तो एल इस वायर की लेंथ है और एल इस वायर की लेंथ मानी गई है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर माना जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का कुछ कैपिटल ए नाम दिया जा सकता है। एल इस वायर की लेंथ नाम दी गई है और इस वायर के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इस वायर के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई करंट भी फ्लो हो रहा है। इस वायर के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई करंट भी फ्लो हो रहा है। तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक वायर है, स्ट्रेट है, तो ये एक कंडक्टर है, मेटल की बनी हुई है, तो एक मेटेलिक वायर मतलब एक कंडक्टर है और इसमें कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि आपने इसके एक एंड को, ये मान लीजिए ये इसका एंड P है और ये इसका एंड Q है, तो इस P को आपने बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया होगा और इस Q को आपने बैटरी के नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया होगा। इसलिए P से Q की डायरेक्शन में इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और जिसकी L क्या है यहाँ पर लेंथ मानी गई है। अगर ऐसा है भाई यहाँ पर, तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी कि अगर आई करंट P से Q मूव कर रहा है तो भाई यहाँ करंट किसके कारण होता है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई, ये इलेक्ट्रॉन मैंने कंसीडर किया एक, ये इलेक्ट्रॉन मैंने कंसीडर किया एक, तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, vd का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब जब एक वायर में करंट है, जब एक वायर में करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। करंट P से Q है तो इलेक्ट्रॉन्स Q से P मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट, चैप्टर 3 में डेरिवेशन पढ़ा था भाई। अब इस वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, सोचिए इस वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मैंने भाई ये आपके सामने, ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने मैंने क्या रख दिया, सॉरी ये y एक्सिस कंसीडर किया भी इस तरह से, तो ये y एक्सिस को कंसीडर करिए, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में है y एक्सिस में, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में y एक्सिस को कंसीडर करिए आप, तो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस को कंसीडर करिए। x एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ है, मैंने x एक्सिस पर इसको रखा है और ये ऊपर की तरफ y एक्सिस है। y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, y एक्सिस की डायरेक्शन में b मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने इस वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है b मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर लगा दो भाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई y की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को अगर रख दिया है भाई। पहली बात तो आप ये देखिए, एक वायर है PQ, एक एंड बैटरी के पॉजिटिव पर है, दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव पर है, और ऐसा करेंगे तो इस वायर से करंट फ्लो होगा, तो P से Q की डायरेक्शन में I करंट फ्लो हुआ। अब I करंट फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। भाई जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करते हैं तो आपको तो पता है उन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्योंकि बैटरी कनेक्ट करी गई है, मोशन में है इलेक्ट्रॉन्स, और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया भाई।
तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये केस बन रहा है ये तो। और हम तो अभी इसी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ऐसे केस में उस पर फोर्स लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता सकता है भाई। सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स को ऐड कर लीजिए, नेट फोर्स जो आएगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जान लीजिए, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने पर आपको इस वायर पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। एक्चुअल में हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड, और वो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो फोर्स इस वायर पर कहलाएगा। कि इस अगर अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, हम सीधा कहेंगे एक वायर जिसके अंदर करंट है, उस वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो ये आंसर में करंट की टर्म्स में कि करंट कितना था, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, थीटा एंगल की टर्म्स में और एल लेंथ की टर्म्स में फाइंड आउट करना चाहता हूं। फिलहाल तो मैग्नेटिक फील्ड में और करंट में 90 का एंगल बन रहा है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया जा सकता था भाई। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट तो इधर जा रहा है। फ्लेमिंग कहता था फोर फिंगर हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपवर्ड भाई, और ये सेंट्रल फिंगर हो करंट की डायरेक्शन में, पी से क्यू करंट जा रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, और थंब पेपर से बाहर आ रहा है, थंब आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, थंब ने आउटवर्ड डायरेक्शन शो करी है। इस वायर पर ये F जो फोर्स लगेगा, इस वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर टोटल फोर्स जान लूंगा, तो भाई वो सारा ओवरऑल फोर्स इस वायर पर लगेगा। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट उधर जा रहा है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, फील्ड ऊपर की तरफ, करंट इधर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड आई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है भाई, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स पता चला हमें। तो इस तरह से इस वायर पर, इस वायर के अंदर आई करंट है, एल इसकी लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, थीटा एंगल बना सकती थी, फिलहाल राइट एंगल लिया है मैंने, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अब हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जानना है भाई। कभी भी डायरेक्शन की बात आएगी, वायर आपको गिवन है, वायर में करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखिए, और तब आपको थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल तभी लगते हैं जब तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, अदरवाइज डायरेक्शन देखने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है भाई। सभी बच्चों को इस बारे में बताऊं, सभी बच्चों को इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात आपको बताऊंगा मैं। इसके लिए आप लिखिए भाई इस तरह से, ये वायर आपने कंसीडर करी जो सबसे पहले, तो सबसे पहले आप लिखिएगा कंसीडर अ वायर, कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर लिखिए, कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर, कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर, कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ, कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, कैरिंग करंट I, कैरिंग करंट I प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग रख दिया गया है इन अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखेगा भाई, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग y एक्सिस भाई।
तो बस इतनी सी थ्योरी लिखिएगा, हर बच्चे को ये डेरिवेशन क्लियरली समझ में आए और आएगा, उसे ध्यान से समझिएगा और हर बच्चा इसे अच्छे से प्रिपेयर करे। ये बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए है और ये आपका जो डेरिवेशन है वो आपको बोर्ड में दिख सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। तो एक मैंने वायर कंसीडर करी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट में होगी और हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दूंगा मैं तो टोटल फोर्स आ जाएगा अभी आपके पास। तो बहुत सिंपल, ये थ्योरी समझ में आई हो आपको। कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कैरिंग करंट आई, प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंडक्टर रखा हुआ है और ऐसा हुआ है तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। तो आप लिखेगा therefore magnetic Lorentz force भाई, therefore magnetic Lorentz force therefore magnetic Lorentz force on each electron हर एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की क्या वैल्यू होगी। एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता था उसका फॉर्मूला आपको याद आए और भाई एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का फॉर्मूला चार्ज Q है, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो फॉर्मूला फोर्स का था F = Q × V क्रॉस B में। और भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस में है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और b क्या है यहाँ पर ये लिखिएगा भाई। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दी जाए, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दी जाए और हर बच्चे को ये बात समझ में आई हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा। हर एक बच्चे को ये क्लियर हो कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का ये फॉर्मूला कैसे लिखा कि जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला था Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, V क्रॉस B एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का फॉर्मूला है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है भाई, मैंने माइनस का पुट किया क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है भाई, तभी तो ये डायरेक्शन बताएगा कि क्या डायरेक्शन है। तो ये माइनस का सही चार्ज रख दिया मैंने और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी Vd है और B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सब पे फोर्स किधर लगेगा, जेड में लगेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, ऐड कर दीजिए सारे फोर्सेस को, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वायर का टोटल फोर्स आ जाएगा भाई और वो जेड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है। पहले हम चार्ज पार्टिकल पर फोर्स फाइंड आउट करते थे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखकर, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन सेम होगी, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये करंट की डायरेक्शन में रखते थे और थंब बताता था उस पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा। वही फॉर्मूला वही रूल लगेगा एक वायर पर भी, क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में 4 फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर और थंब बताएगा किसकी डायरेक्शन भाई, फोर्स की डायरेक्शन। ये सभी को क्लियर रहा भाई, ये सभी को क्लियर रहा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है और इस वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। इस वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, मैं कैपिटल N मान सकता हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इक्वल है स्मॉल n भाई। स्मॉल n क्या है यहां पर भाई, आपके पास स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है भाई। पिछले चैप्टर में भी आपने एक कंसीडर किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद के डेरिवेशंस को याद करिएगा। क्योंकि मैं इस आंसर को करंट की और इस तरह से लिखना चाहता हूं
कि आपको n की जरूरत पड़ेगी, अभी देखेंगे आप। तो इस वायर के स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम है। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर भाई कैसे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, और यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्मॉल n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। भाई अगर ऐसा है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n लिखे जा सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम इस वायर की सभी बच्चे जानते हैं भाई, एरिया इनटू में लेंथ किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। एरिया इनटू में लेंथ किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एरिया इनटू लेंथ से, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, ये फर्स्ट इक्वेशन दिखा रही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बता रही है। और फिर लिखिए therefore force on the current carrying conductor, therefore force on the current carrying conductor, force on the current carrying conductor, इस वायर पर कितना फोर्स लग रहा होगा, therefore force on the current carrying conductor की बात करनी है, therefore force on the current carrying conductor की बात करनी थी। तो फिर भाई पूरी वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल F से मैंने डिनोट कर दिया भाई, n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, स्मॉल f। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा इस वायर पर भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को n इनटू में एरिया इनटू में लेंथ लिखा जा सकता है। तो कैपिटल N की वैल्यू ये फाइंड आउट करी, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है भाई माइनस का E, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है माइनस का E, और इनटू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखा जा सकता है। तो हर एक बच्चे को ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गई, हर एक बच्चे को ये एक्सप्रेशन क्लियर है, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला लगाया, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा या Q into V क्रॉस B। उससे एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो इस वायर पर, टोटल फोर्स पता चल जाएगा। और इसीलिए टोटल फोर्स का एक्सप्रेशन थोड़ा और सिंपलीफाई करना चाहता हूं, F इज इक्वल टू N है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज आगे लिखिए भाई, यहां पर एरिया यहां पर पहले से ही है, और L यहां पर लेंथ है, बाहर माइनस का साइन आ गया, और भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है भाई। बायट-सावर्ट लॉ को यूज करिए, लेंथ डीएल एलिमेंट होता था, तो डीएल एलिमेंट जो होता था वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में डीएल एलिमेंट होता था। यानी जो L लेंथ है ये एक तरह की वेक्टर फॉर्म में लिखी जा सकती है। लेंथ के ऊपर अगर वेक्टर लगा दूं तो लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, लेंथ की डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन है। तो ये जो L है यहां पर लेंथ, ये एक तरह का वेक्टर है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है भाई। ऐसा लिखना है अगर आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर लिख लेता हूं भाई, सारे मल्टीप्लाई में तो है, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर लिखा है मैंने, और ये L लेंथ को अंदर लिख दिया वेक्टर की फॉर्म में। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की लेंथ की मल्टीप्लाई में थे दोनों मैग्नीट्यूड में, लेकिन अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर लिखूं, लेंथ को एलिमेंट को अंदर लिखूं, तो भाई लेंथ की डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट के इस पूरे के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में फर्क पड़ा होगा, तो आगे माइनस का साइन जो था वो प्लस हो जाएगा भाई। जब मैं लेंथ को अंदर लिखूंगा और मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर लिखूंगा,
ऐसा अगर मैं करता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर ये इंटरचेंज करने पड़ेंगे। मैंने अगर लेंथ को अंदर लिखा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर बाहर लिख दिया है तो ऐसा करने में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया होगा, बट डायरेक्शन में चेंज आया होगा। और इसलिए मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां साइड में ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, लेंथ का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वेक्टर से, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लेंथ के वेक्टर से, तो दोनों ही वेक्टर हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड चाहिए हमें मान लो, तो भाई लेंथ इनटू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेक्टर या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू में लेंथ का वेक्टर, मैग्नीट्यूड दोनों बार सेम रहेगा, माइनस का साइन लगा दीजिए भाई, माइनस का साइन लगा दीजिए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई, लिख लेंगे अपने इसमें, लेंथ को मैंने बाहर से अंदर भेजा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर लिखा, ऐसा करने पर माइनस का साइन आएगा चेंज करने के कारण, और वो जो चेंज मैंने किया है उससे बाहर जो माइनस था वो प्लस हो गया। ये लेंथ को बाहर क्यों लिखा, लेंथ को अंदर क्यों लिखा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर क्यों लिखा, आपको अब समझ में आ जाएगा जब आप ये देखेंगे कि NEA और VD ये क्या लिखा जा सकता है भाई। ये लाइव क्लास होती तो बच्चे मुझे जरूर कमेंट कर कर बताते। अभी भी आप अपने आप में सोचिए, चैप्टर 3 पढ़ा था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर इसकी क्या वैल्यू थी, तो ये मैं आपको याद दिला दूं और आपको याद आ भी गया होगा, NEAV ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये I करंट लिखा जा सकता है इस वायर का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था 3rd चैप्टर में, उसके बाद अगला डेरिवेशन था रिलेशन इन I करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आता था NEI=NEAVD आता था इस तरह से, और ऐसा था, और ये लेंथ क्रॉस B भाई, तो ये वेक्टर फॉर्म में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का फॉर्मूला था Q इनटू में V क्रॉस B, Q चार्ज था, V वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। ऐसे ही अगर एक वायर है जिसमें I करंट है, L उसकी लेंथ है और B मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा गया है, तो उस वायर पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा F=I इनटू में L क्रॉस B। और भाई फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप देख पाएंगे, और इसीलिए मैं इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दूं, वायर पर लगने वाला फोर्स IBL sin थीटा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो LB sin थीटा या BL sin थीटा, तो भाई एक वायर पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपको दिया जाए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिया जाए, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें I करंट है, L उसकी लेंथ है, वो कोई भी वायर जो आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी है, अगर उस वायर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर फोर्स लगाएगी। इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशन पर ही सारी मोटर इसकी एप्लीकेशन है भाई। एक वायर पर फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, अगर उसके अंदर करंट है वायर में, तो इस एप्लीकेशन पर सारी मोटर, फैन, कूलर, वॉशिंग मशीन, जहां पर भी मोटर लगी हुई है, मतलब घूम रहा है फैन, वो सब इसकी एप्लीकेशन है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की ओर बात कर लेते हैं भाई एक बार, कि ये फोर्स का अगर फॉर्मूला है, ये फोर्स का अगर फॉर्मूला है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, अगर वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया है या वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रख दिया है, तो ऐसे केस में साइन 0 डिग्री पर 0 है, साइन 180 डिग्री पर 0 है, वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई। ऐसे केस में वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये वायर पर मिनिमम फोर्स की कंडीशन है भाई। तो ये वायर पर मिनिमम फोर्स की कंडीशन है, ये वायर पर मिनिमम फोर्स की कंडीशन है जब वायर पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वायर ने 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनाया है, तो उस वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ थीटा 0 हुआ। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर वायर और मैग्नेटिक फील्ड, वायर की लेंथ मतलब वायर का एक्सिस, ये वायर का एक्स एक्सिस था, जैसे
और मैग्नेटिक फील्ड y में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वायर के एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो भाई थीटा 90 है, और ऐसे केस में फोर्स मैक्सिमम लगेगा, साइन 90 पर 1 होगा, I इंटू बी इंटू में L फोर्स लगेगा, और ये मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन है भाई, ये मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन है। सबसे ज्यादा फोर्स एक वायर पर तब लगेगा जब आपने उस वायर को 90 डिग्री के एंगल पर रखा है, वायर का जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसे केस में आप सभी को मैं बता दूं फोर्स होगा मैक्सिमम में। तो सभी बच्चों को ये डेरिवेशन विद माई कॉफी पसंद आया होगा, जो कि बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो सभी बच्चों को फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन समझ में आया कि अब फॉर्मूला है IBL sin थीटा। अगर थीटा 90 है तो फोर्स का फॉर्मूला है IBL। एक वायर जिसमें I करंट है, लेंथ उसकी L है, B मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया है, तो उस पर फोर्स लगेगा IBL sin थीटा। भाई ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद हो जाए। एक चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। और एक वायर जिसमें I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड में रख दी गई, L उसकी लेंथ है, उस पर फोर्स का फॉर्मूला है IBL sin थीटा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दोनों में क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये बात आपको क्लियर रहे। और अब आगे बात करेंगे इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस पर। भाई तो अभी आगे बात करेंगे फोर्स की। और अगर वायर्स पर फोर्स लगता है, एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रख दी गई है, एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रख दी गई है, करंट कैरिंग वायर है, करंट होना बहुत जरूरी है। तो एक वायर जिसमें करंट है और वो वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखी, तो हमने देखा कि उस वायर पर क्या लगेगा? फोर्स। अगर ऐसा है तो दो वायर्स, दोनों में करंट है, दो वायर्स हैं आपके पास और दोनों में करंट है, दो वायर्स हैं और दोनों में करंट है, वो क्लोज रखी हुई हैं एक दूसरे के। अगर वो एक दूसरे के क्लोज रखी हुई हैं तो उस पर भी फोर्स लगेगा। उसका फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है हमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। 2 से 3 मार्क्स पे ये पूछा जा सकता है, और साथ साथ इसमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आएगी। साथ साथ इसमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आएगी। तो 1 एम्पियर को भी आज डिफाइन करेंगे। चैप्टर 3 में 1 एम्पियर डिफाइन किया था आपने, आज हम 1 एम्पियर को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे भाई। तो पहली बात तो ये, मैं आपके सामने एक डेरिवेशन रख रहा हूं, मैं आपके सामने एक डेरिवेशन कराने वाला हूं भाई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इस पर लिख लीजिएगा। ये इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको डिराइव कराने वाला हूं फोर्स। मैं आपको डिराइव कराने वाला हूं फोर्स। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, infinitely long straight parallel conductors carrying current, parallel conductors। तो भाई डेरिवेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। आपको क्या डेरिवेशन करना है? डेरिवेशन आपके लिए ये है कि आपके पास क्या है? 2 वायर्स हैं, बहुत लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इन वायर्स को क्या किया है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, और इन्हें क्या किया गया है? पैरेलल रखा गया है, और दोनों में कुछ करंट भी है भाई, इस तरह से। तो सबसे पहली बात, मैंने वायर्स कंसीडर की। अगर 2 वायर्स को कंसीडर किया जाए भाई, ये एक वायर है, इस वायर का नाम मान लीजिए X1 Y X2 है भाई। तो ये वायर जो थी, ये XY वायर है, और ऊपर की तरफ करंट मानेंगे तो ऐसे नाम दीजिए। ये XY एक वायर है,
तो ये x1 y1 नाम दी गई क्योंकि दो वायर्स की मैं बात करने वाला हूं। तो सभी बच्चे समझें, दो वायर्स की बात करनी है तो ये एक वायर आपके सामने है x1 y1, एक और वायर इसके पास रखी हुई है भाई। तो एक और वायर है रखी हुई है या पास हो रही है। फॉर एग्जांपल बाहर आप देखेंगे वायर्स बहुत सारी, हाई टेंशन वायर आप देखेंगे तो बहुत सारा बंडल चलता रहता है वायर्स का, 3 वायर 4 वायर पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो कोई दो वायर्स की बात करते हैं हम, तो ये दो वायर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है भाई। तो ये दो वायर्स है और ये दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल इस वक्त रखी हुई थी भाई इस तरह से। तो थोड़ा डार्कन कर देता हूं मैं इसको। तो ये दो वायर्स हैं और ये दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है भाई। थोड़ा सा आपको लगेगा नीचे ये पैरेलल नहीं है, बट आप इसे पैरेलल लीजिए भाई इस तरह से। भाई दोनों वायर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के और ये इस वायर के अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा था और इस दूसरी वायर के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है। दोनों में करंट की डायरेक्शन मैंने सेम कंसीडर करी है। आपको ये भी कह सकता है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा, शो करिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, इसमें ऊपर होगा इसमें डाउनवर्ड होता, अपोजिट में अगर करंट है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ऐसा हमें शो करना है। तो ये भी शो करने के लिए कह सकते हैं, हमें डिराइव भी करना है कि ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। पहली बात तो ये फोर्स क्यों लगाएंगे भाई, ये एक वायर x1 y1 और ये दूसरी वायर है x2 y2, दो वायर्स अगर इस तरह से कंसीडर की गई है भाई। सबसे पहली बात भाई, ये जो पहली वायर है, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाया जाए भाई। इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाया जाए। इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस r, इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है r, और ये वैक्यूम में रखी हुई है भाई। खाली स्पेस में रखा गया है इनको, वैक्यूम में रखा गया है इनको, खाली स्पेस में रखा गया है। राइट हैंड थंब रूल लगाया भाई पहली वायर में। ऊपर की करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हुए फिंगर्स का कर्व देखिए, फिंगर्स किस डायरेक्शन में घूम रही हैं और आपको पता चलेगा कि इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए जाएं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और भाई ऐसा ही एक सर्कल यहां पर भी कंसीडर किया जाए इस दूसरी वायर पर। तो पहली वाली वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वायर को रखा गया है। यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाया तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आई, यानी इस वायर पर अगर कोई P पॉइंट कंसीडर करूं तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है फर्स्ट वायर के कारण में। फर्स्ट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड वायर के किसी भी पॉइंट पर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। मतलब ये सेकंड वाली जो वायर है ये फर्स्ट वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। सेकंड वाली जो वायर है वो फर्स्ट वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वायर रखी हुई है। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, I2 करंट है इस सेकंड वायर के अंदर, इसकी कुछ लेंथ भी है, बहुत लंबी L लेंथ है इसकी, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो इस पर एक फोर्स लगेगा भाई, IBL sin थीटा उसका फॉर्मूला है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो ये I2 करंट है इस सेकंड वायर के अंदर और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड में? फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा। डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा भाई। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। भाई इस वायर से राइट हैंड थंब रूल लगाया, सर्कल्स होंगे और यहां पर होंगे इनवर्ड। तो इस पॉइंट पर, इस वायर के किसी भी पॉइंट पर बात करी जाए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। तो मैंने क्या किया भाई, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर है, अपवर्ड करंट भाई ऊपर घुमा दीजिए भाई, करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर। तो थंब मुझे बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ये सेकंड वाली वायर को फर्स्ट वाली जो वायर है भाई, सेकंड वाली वायर को फर्स्ट वाली जो वायर है
वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। भाई ये मैंने यहाँ पर देखा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाकर मुझे पता चला ये लिखा जा सकता है फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू किसके, फर्स्ट वायर के। भाई किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वीडियो को जरूर रिकैप करें और कोई भी समस्या होने पर मुझसे पूछे व्हाट्सएप पर, फोन पर या फिर मिलकर कि भाई किस तरह से ये लिखा गया। अदरवाइज वीडियो में पूरी तरह से क्लियरली आपको समझ में आ जाए, इसकी पूरी कोशिश रहेगी भाई। तो ये आप देख पाएंगे कि भाई ये वायर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी और भाई यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके किसी भी पॉइंट पर। सेकंड वाली वायर फर्स्ट वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इसलिए सेकंड वाली वायर पर फोर्स लगेगा। डायरेक्शन कौन बताएगा भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के राइट हैंड रूल से पहले मैग्नेटिक फील्ड देखी यहां पर इनवर्ड होगी और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर, करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर और थंब बता रहा है इस सेकंड वाली वायर पर इधर फोर्स लगेगा भाई। फर्स्ट वाली वायर सेकंड वाली वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है भाई, बहुत बढ़िया भाई इस तरह से। उसके बाद दूसरी बात समझिए भाई, यहां पर अब सेकंड वाली वायर में करंट है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी। I2 करंट है सेकंड वायर में, ऊपर की तरफ थंब को रखते हुए राइट हैंड थंब रूल लगाया भाई, यहां पर इस पोर्शन में इनवर्ड होगी तो आउटवर्ड, इधर आउटवर्ड होगी। सेकंड वाली वायर से फर्स्ट वाली वायर पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेकर देखा जाए तो भाई सेकंड वाली वायर से फर्स्ट वाली वायर पर अगर कहीं पर भी सेकंड वाली वायर से फर्स्ट वाली वायर पर अगर कहीं पर भी देखा जाए भाई इस तरह से, तो ये सेकंड वाली वायर पर राइट हैंड थंब रूल लगाया, यहां पर इनवर्ड तो यहां पर आउटवर्ड भाई, यहां पर एक क्यू पॉइंट कंसीडर किया तो फर्स्ट वाली वायर पर कहीं भी एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेकंड वाली वायर से B2 मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड भाई। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी भाई। इस वाली फर्स्ट वाली वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है I1, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाली की B2 बाहर की तरफ आउटवर्ड है। राइट लेफ्ट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए भाई। इस केस में मैं देख पा रहा हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बाहर है बोर्ड से और करंट इस वायर में ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है भाई। और मैं थंब देखिएगा भाई, थंब जो बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है और ये सेंट्रल फिंगर ऊपर करंट की डायरेक्शन में है, तो थंब ने फोर्स की डायरेक्शन बताई कि भाई इस फर्स्ट वाली वायर पर इस डायरेक्शन में फोर्स आता है, तो ये फोर्स ये लिखा जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट वायर और ड्यू टू किसके, सेकंड वायर के। दोनों एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगा रही हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इन यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता तो ये रिपेल कर रही होती, मैं शो करूंगा अगले डायग्राम में, लेकिन डेरिवेशन एक से ही जानेंगे, डायग्राम किसी का भी बनाया जा सकता है। तो भाई ये सभी को क्लियरली समझ में आया कि भाई एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। सेकंड वाली वायर फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, उसके अंदर करंट भी है, उस पर फोर्स लगेगा। फर्स्ट वाली सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, करंट इसमें भी है और इसलिए इसमें भी फोर्स लगेगा। इसलिए दो पैरेलल वायर्स या दो वायर्स जो क्लोज हैं वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। इस तरह का फोर्स लगता है और इस तरह का फोर्स लगता है, इसलिए बर्ड्स कुछ देर बैठे रहते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वो उड़ जाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए ज्यादा देर तक वो किसी एक वायर पर नहीं बैठे रहते हैं, कुछ टाइम के बाद वो उड़ जाते हैं। इस तरह से सभी बच्चे इस बात को समझेंगे, सभी बच्चे इस बात को समझेंगे। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स भाई। तो फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल, दो वायर्स के बीच में फोर्स की बात कर रहे हैं। और भाई आप सबसे पहले ये लिखिए, आप सबसे पहले ये लिखिए कि कंसीडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, कंसीडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, स्ट्रेट कंडक्टर्स carrying current I1 and I2 separated by a distance,
separated by a distance small r in vacuum। अभी मैंने ये माना है कि ये दोनों वैक्यूम में रखी हुई हैं, इनके बीच का मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक डालने पर हो जाता था। अगर ऐसा है भी, ये दो वायर्स कंसीडर करी, I1 I2 करंट है, R इनके बीच का डिस्टेंस है भाई। तो सेकंड वाली पर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है IBL sin थीटा। लेंथ तो L है, करंट इसके अंदर I2 है, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की कितनी है ये जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली वायर से सेकंड वाली वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये आप लिखिएगा और इसी से डेरिवेशन होगा। तो डेरिवेशन स्टार्ट ऐसे हुआ कि therefore magnetic field at any point on wire x2 y2 due to wire x1 y1। तो सेकंड वाली वायर पर कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, जैसे P पॉइंट है, सेकंड वाली वायर पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फर्स्ट वाली वायर से, तो भाई B1 मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया इसको हमने। और भाई ये इनफाइनाइट वायर के केस हैं, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही इनफाइनाइट वायर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड डेराइव कराई थी, जिसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट उसके रिजल्ट्स हमें यूज करने हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से भी डेराइव कराई थी भाई मैंने। इनफाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड बीच में किसी पॉइंट पर होती है, फॉर्मूला याद आएगा आपको, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r डिस्टेंस पर बात कर रहे हैं और I1 करंट है भाई इसके अंदर। तो फर्स्ट वाली वायर में I1 करंट है, तो फर्स्ट वाली वायर से मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r। फर्स्ट वाली वायर से सेकंड वाली वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r है। यानी B1 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई, जिसमें ये सेकंड वाली वायर रखी हुई है। सेकंड वाली वायर में करंट कितना है I2, किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है B1, और थीटा मैग्नेटिक फील्ड में और लेंथ में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड परपेंडिकुलर है इस लेंथ के, थीटा 90 होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं भाई, देयरफॉर आप लिखिएगा, देयरफॉर फोर्स ऐसे लिखिएगा, फोर्स क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, फोर्स ऑन x2 y2 ड्यू टू x1 y1। कितना फोर्स होगा भाई, सेकंड वाली पर फोर्स फर्स्ट वाली से, फोर्स का फॉर्मूला था IBL sin थीटा, फोर्स का फॉर्मूला था IBL sin थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला है I, सेकंड वाली वायर का करंट होगा I2 बाई B, मैग्नेटिक फील्ड होगी फर्स्ट वाली वायर की B1। तो ये रिप्लेसमेंट कर दिए, फोर्स का फॉर्मूला एक वायर पर आज ही डिराइव किया है IBL sin थीटा। सेकंड वाली पर फोर्स की बात कर रहा हूं तो करंट उसका होगा I2, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली वायर की होगी B1 और L इनकी लेंथ है। और वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, वैल्यू किसकी पुट कर दीजिए, ये फर्स्ट वाली वायर से B1 मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सेकंड वाली वायर पर फोर्स बराबर है I2 करंट, B1 मैग्नेटिक फील्ड लिखी जा सकती है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई r, और भाई यहाँ पर L लेंथ है इस वायर की और थीटा एंगल 90 है भाई। तो सेकंड वाली वायर पर फर्स्ट वाली से फोर्स का फॉर्मूला, ये I1 I2 एक साथ L लेंथ है और अपॉन में 2 पाई r भाई। तो इतना फोर्स सेकंड वाली वायर पर लगा है ड्यू टू किसके, फर्स्ट वाली वायर से। वैसे ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, सेकंड ने फर्स्ट पर भी इतना ही लगाया है, हम फाइंड आउट करके भी दिखा देंगे। पेपर में आपसे कहा जाए कि शो करिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो डायग्राम में आपने ये दिखा दिया कि फोर्स तो अपोजिट है भाई, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डायग्राम में ये दिखा दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो सेकंड वाली पर फोर्स कितना लगाया फर्स्ट ने, उसका एक्सप्रेशन आ गया। फर्स्ट वाली पर कितना लगाया है सेकंड ने, ये भी फाइंड आउट करके दिखा देते हैं भाई। तो वैसे दोनों इक्वल लगाते हैं, अगर एक पर ही पूछा जाए तो ये फॉर्मूला है भाई,
दोनों वायर्स, ये वैसे भी म्यूचुअल फोर्स है भाई, ये उस पे लगा रही है, ये उस पे लगा रही है, तो म्यूचुअल फोर्स है, तो फॉर्मूला यही आएगा। अभी फाइंड आउट भी करके देख लेते हैं। ठीक इसी तरह से फर्स्ट वाली पर फाइंड आउट करना है, तो ऐसे ही आप क्या करिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन वायर x1 y1 ड्यू टू x2 y2। तो दूसरी वाली वायर से पहली वाली वायर पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है, इनफाइनाइट का केस होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, और I2 करंट भाई सेकंड वाली वायर से देख रहे हैं। therefore force on x1 y1 ड्यू टू x2 y2। तो पहली वाली वायर पर फोर्स कितना होगा दूसरी वाली से F12 बराबर, फॉर्मूला होता है अभी IBL sin थीटा। I करंट होगा पहली वाली का I1, B मैग्नेटिक फील्ड B2 होगी दूसरे की, और भाई थीटा 90 बनेगा। I1 करंट है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई r होगा, लेंथ L है, और थीटा 90 डिग्री बनेगा। तो भाई ऐसे केस में आप लिख पाएंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r, और लेंथ L थी इसकी, और थीटा यहाँ पर 90 है भाई, थीटा इस केस में 90 है, और साइन 90 पे 1 होगा। और दोनों एक्सप्रेशंस को आप कंपैरिजन करिए, फोर्स सेकंड पर फर्स्ट से और फोर्स फर्स्ट पे सेकंड से, मैग्नीट्यूड दोनों तरफ सेम दिखाई देगा आपको, मैग्नीट्यूड दोनों तरफ सेम दिखाई देगा आपको, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड आपको सेम दिखाई देगा। तो ऐसा कर कर आप ये जान सकते हैं, लास्ट में आप लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा प्रूव करने के लिए कहा गया है कि therefore force on first due to second is equal to force on second due to first। भाई मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आया है, दोनों फॉर्मूले सेम आए हैं, तो ये सेम है मैग्नीट्यूड भाई। अगर इस पर वेक्टर लगाया जाए, इस पर वेक्टर लगाया जाए, तो यहां माइनस का साइन दिखाइए भाई, क्योंकि डायग्राम बता रहा है आपको कि वो अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो दे एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर भाई, वो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। जब कभी भी आपसे ये कहा जाएगा कि दो वायर्स के बीच में फोर्स बताइए कितना है, तो आप अगर इनफाइनाइट है उनमें से एक, तो दूसरी पर फोर्स कितना लग रहा होगा, ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, म्यू नॉट I1 I2 इनटू में L लेंथ है जिस पर फोर्स देखना चाहते हैं उसकी, और अपॉन में 2 पाई r भाई। ये टोटल फोर्स था, उस वायर पर कितना लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा भाई, ये भी एक बात भाई लिखने की है, और ये इसी के साथ लिखी जाएगी। ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ये बात हमने प्रूव कर दी है, बड़ी अच्छी बात है ये, इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका भी डेरिवेशन कर लिया, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे, या डायरेक्शन में भी शो कर दिया कि ये अट्रैक्ट कर रही होंगी, और बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स भाई। और भाई टोटल फोर्स किसी वायर पर कितना लग रहा है, टोटल फोर्स किसी वायर पर, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट लगा रही हैं, इस पर बात करिए उस पर बात करिए, तो मैंने F लिख दिया फिलहाल, म्यू नॉट था, I1 I2 था, और अपॉन में 2 पाई r था, और फोर्स पर यूनिट लेंथ जानना है मुझे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब लेंथ से क्या कर दूं भाई, मैं डिवाइड कर दूं, लेंथ से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी भाई, कैंसिल हो जाएगी, और ये एक्सप्रेशन रहेगा भाई आपके सामने, ये एक्सप्रेशन रहेगा आपके सामने फोर्स पर यूनिट लेंथ का भाई। दो वायर्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगाएंगी, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 और अपॉन में 2 पाई r रहेगा भाई फॉर्मूला, क्योंकि L से L लेंथ कट गई, यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगाया है ये उसका एक्सप्रेशन है। जब टोटल फोर्स पूछा है कितना लगाएंगी, तो L लेंथ भी साथ में आएगी, तब यूनिट फोर्स की होंगी न्यूटन,
जब फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है यानी ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो इसकी यूनिट होंगी न्यूटन पर मीटर भाई, क्योंकि अब हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट किया है, क्योंकि अब हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट किया है। दो वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका फॉर्मूला आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लगाएगी ये भी आ गया। और इस फॉर्मूले से 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन बतानी है, पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट है पूछी जाने के लिए। इस फॉर्मूले से 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन बतानी है, और मैं ये भी शो कर देता हूं साथ साथ कि करंट अपोजिट में होगा तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो भाई बिल्कुल ये डेरिवेशन समाप्त है। हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स का डेरिवेशन जान लिया है। दो वायर्स जो पैरेलल है एक दूसरे के और उनमें अगर करंट है तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होंगी, तो दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होंगी। करंट तो उन दोनों में ही होना जरूरी है, तभी तो फोर्स लगेगा भाई। एक वायर में करंट होता है तभी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और एक वायर में अगर करंट होता है तो ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो दोनों वायर्स में हमेशा करंट होगा। और आपको कहा गया डिफाइन 1 एम्पियर भाई। आपको इस 4th चैप्टर से ये पूछा जाए भाई, चैप्टर 4 पेपर में ये नहीं लिखा मिलेगा भाई चैप्टर 4 के भी आप पर डिफाइन करिए भाई। आपसे तो ये कह दिया जाएगा कि दो इनफाइनाइट वायर्स के बीच में फोर्स का डेरिवेशन करिए एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर भाई, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर भाई। या फिर आपको कह दिया जाएगा कि भाई डेरिवेशन तो नहीं करने के लिए कहा गया, बट डिफाइन 1 एम्पियर ऑन बिहाफ ऑफ फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स। तो दो वायर्स कंसीडर करिए एक बार फिर भाई। आप फिर से दो वायर्स की बात करते हैं भाई, ये पहली वायर और ये दूसरी वायर इस तरह से। तो ये दो वायर्स इस तरह से कंसीडर करी, पैरेलल हैं एक दूसरे के भाई। तो दो वायर्स कंसीडर करी जाएं और दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है इस तरह से। तो दो वायर्स है ये और ये एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है इस तरह से। तो दो वायर्स है ये और दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है। तो ये दो वायर्स हैं और दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं। और मान लीजिए इस पहली वायर में करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, इसमें I1 करंट ऊपर की तरफ है और इसमें I2 करंट नीचे की तरफ है। तो एक में I1 करंट है, एक में I2 करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। इस बार डिस्टेंस इनके बीच का R है, मान लीजिए R इनके बीच का डिस्टेंस है भाई। अब की बार मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया फर्स्ट वाली वायर पर। तो फर्स्ट वाली जो वायर है ये X1 Y1 और ये X2 Y2। फर्स्ट वाली वायर से राइट हैंड थंब रूल लगाया। जो सेकंड वाली वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो है इनवर्ड में। सेकंड वाली वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आई, इनवर्ड आई। सेकंड वाली वायर में करंट तो किधर है भाई, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर पर इनवर्ड है, करंट भी सेकंड वायर में डाउनवर्ड है। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है अवे, बाहर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है सेकंड वाली पर फोर्स की डायरेक्शन बाहर आई गई भाई। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर करंट सेकंड वायर में डाउनवर्ड और फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने बताया उस तरफ लगेगा भाई। वापस आइए भाई इधर की तरफ। मैंने क्या लगाया भाई, इस तरह से राइट हैंड थंब रूल लगाइए सेकंड वाली वायर से। जब आप सेकंड वाली वायर से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। सेकंड वाली वायर से राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने इस तरह से, डाउनवर्ड फोर्स है। यहां पर कैसी होगी, इनवर्ड, और उधर कैसी होगी, आउटवर्ड। जब उससे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे भाई, डाउनवर्ड फोर्स है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी भाई, यह सर्कल होगा इस तरह का, और इस सर्कल में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इनवर्ड भाई, B2 मैग्नेटिक फील्ड भाई। जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बार कैसी आई है, इनवर्ड आई है इस फर्स्ट वाली वायर पर, पिछली वाली आउटवर्ड थी। तो सेकंड वाली वायर से फर्स्ट वाली वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इनवर्ड आई है भाई।
सेकंड वाली वायर से फर्स्ट वाली वायर पर मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर इनवर्ड है। फर्स्ट वाली वायर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, I1 करंट देखिए ध्यान से, और थंब फिर बाहर की तरफ आया भाई, थंब एक बार फिर बाहर की तरफ आया, तो ये मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट वाली वायर पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फर्स्ट वाली वायर पर जो फोर्स की डायरेक्शन है F12 वो इस डायरेक्शन में है भाई। सेकंड वाली पर F21 उधर, फर्स्ट वाली पर इधर। अब की बारी एक दूसरे को रिपेल करेंगी वायर्स भाई। तो दो वायर्स में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ये वायर्स एक दूसरे को क्या करने वाली हैं, रिपेल करने वाली हैं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर है भाई। तो ये दो वायर्स में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो रिपेल करेंगी भाई एक दूसरे को। और इसी पे बिहाफ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं भाई। इन दोनों वायर्स में, इन दोनों वायर्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स बिटवीन, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे, फोर्स बिटवीन, ऐसे करते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला आया था आपका म्यू नॉट I1 I2 L लेंथ मान लीजिए और डिवाइडेड बाई 2 पाई r भाई। ये फोर्स का फॉर्मूला आया था कि दो वायर्स एक दूसरे पर इतना फोर्स लगाएंगी भाई। इस फोर्स के फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनानी मैंने पहले ही कहा था। और मान लीजिए भाई यहां पर यूनिट लेंथ भाई, फोर्स बिटवीन टू वायर्स इस तरह से भाई, यहां पर मान लीजिए दोनों वायर्स के अंदर I1 करंट I2 करंट दोनों 1 एम्पियर के बराबर है भाई। 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है भाई। तो मैंने मान लिया कि दोनों वायर्स के अंदर, मैंने मान लिया दोनों वायर्स के अंदर 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर करंट है भाई। और दोनों वायर्स में लेंथ की वैल्यू 1 मीटर। एक्चुअल में भैया फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स है। तो दो पैरेलल वायर्स है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, लेंथ से लेंथ कट गई थी भाई, ये फॉर्मूला आ गया था आपके पास, देखिएगा पिछले डेरिवेशन के अंदर भाई। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करी जाए तो ये फॉर्मूला है। और इसमें ये मान लीजिए इस वायर में भी 1 एम्पियर है, इस वायर में भी 1 एम्पियर है। और ये मान लीजिए कि इन दोनों वायर्स को 1 मीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखा गया है। तो 1 मीटर इनके बीच डिस्टेंस है, वैक्यूम में इन्हें रखा हुआ है, इसमें भी 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 एम्पियर करंट है। जब ऐसा होगा तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, I1 1 हो गया, I1 1 हो गया, R भी 1 हो गया। इन दोनों वायर्स के बीच में फोर्स आया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻1, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवाई गई थी, और अपॉन में 2 पाई। तो 2 इंटू पाई से पाई कट गया, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर लगाया मैंने। 1 एम्पियर की ये डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि अगर दो पैरेलल वायर्स में दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जब 1 मीटर के डिस्टेंस पर वो वैक्यूम में रखी गई हैं, तो वो एक दूसरे पर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लगाएंगी पर यूनिट लेंथ में। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनेगी भाई इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और इस फोर्स के अकॉर्डिंग दो वायर्स के बीच में फोर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया है, और दो वायर्स के बीच में फोर्स के अकॉर्डिंग जब ये फॉर्मूला हमने बनाया है तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे भाई। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि भाई आपने डिफाइन 1 एम्पियर में ये डायग्राम बना दीजिएगा, या फिर डायग्राम ना भी बनाए भाई, सिर्फ डेफिनेशन की जब बात आई है। तो ये शो करने के लिए बनाया था कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपेल करेंगे, इतना फोर्स लगेगा दो वायर्स के बीच में। और मैंने डेफिनेशन ये लिखी भाई, ये डेफिनेशन लिखी भाई कि 1 एम्पियर को डिफाइन किया जा सकता है, 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट which when flowing, 1 एम्पियर इज द करंट which when flowing,
1 ampere is the current which when flowing in each of the two infinitely long parallel wires या conductors. 1 ampere is the current which when flowing in each of the two infinitely long parallel wires separated by a distance of 1 meter in vacuum exerts a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per unit length. तो इस सभी बच्चों को ये बात समझ में आए 1 एम्पियर की ये डेफिनेशन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 एम्पियर वो करंट की वैल्यू है जो अगर दो वायर्स में फ्लो हो रही है, ईच ऑफ द टू पैरेलल वायर्स में फ्लो हो रही है, इसमें भी 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 एम्पियर है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम विल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ लगाएंगे भाई। ठीक है भाई, यहाँ न्यूटन मीटर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने पर यूनिट लेंथ लिख दिया है, या फिर मैं यहाँ न्यूटन पर मीटर लगा दूं तो फिर वो अपने आप में स्पष्ट है कि पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये बात भी हर बच्चे को क्लियर हो, कि भाई दो वायर्स के बीच में फोर्स का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और उस डायग्राम से हमने डेरिवेशन भी कर लिया कि फोर्स कितना लगाएंगी, क्या फॉर्मूला होगा फोर्स का दो वायर्स के बीच में, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो दोनों वायर्स एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्योंकि एक वायर जिसमें करंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, उस वायर पर क्या लग रहा है, फोर्स, जिसका फॉर्मूला है IBL sin थीटा। उसी से हमने ये डेरिवेशन किया है और उसी पर बेस्ड है टॉर्क पे। अगर आपने वायर की हेल्प से एक कॉइल बनाई है, एक कॉइल कैसे बन सकती है भाई, कंसीडर करते हैं, एक कॉइल की बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है और इस पर बेस्ड हमारे पास एक डिवाइस भी होगा भाई। तो नंबर एक बात, मैं एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहता हूं भाई टॉर्क का, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, placed in uniform magnetic field, अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रखा गया है, एक कॉइल क्या होती है मैं ये भी अभी आपको बताऊंगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रखा गया है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये बात करेंगे। पहली बात ये टॉर्क कितना लगेगा ये बताएंगे कि टॉर्क की बात आई कैसे लगी, टॉर्क की ये बात आई किस तरह से कि भाई टॉर्क लगेगा, ये आप कैसे कह रहे हैं, टॉर्क लगने की बात कैसे आई भाई इस तरह से। भाई पहली बात तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि वायर पर फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है करंट कैरिंग वायर पर। तो एक करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है, फोर्स। एक करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है, फोर्स। और सोचिए ये मटेरियल कैसा होता, सॉफ्ट आयरन। भाई मैंने इसी चैप्टर में बात करी सॉफ्ट आयरन की। भाई हम सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस करने से सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज। भाई सोचिए ये सॉफ्ट आयरन है और एक कॉपर की वायर इसके ऊपर क्या कर दी जाए, इस तरह से वाउंड कर दी जाए। भाई मान लीजिए एक बार इसके ऊपर वाउंड करिए, एक टर्न हो गया,
2 बार वाउंड किया जा सकता है, 3 बार, n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं भाई। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा भाई। टॉर्क क्यों लगेगा? पहली बात तो भाई अगर आपने इस सॉफ्ट आयरन के मटेरियल पर, आपने सॉफ्ट आयरन पर अगर इस तरह से एक कॉपर की इंसुलेटेड वायर को, एक कॉपर की वायर को अगर इसके ऊपर वाउंड कर दिया है, अगर एक कॉपर की वायर को आपने इसके ऊपर वाउंड कर दिया है भाई, तो एक तो आपके पास इस तरह की शेप में, आपको इस तरह की शेप में क्या मिल गई है, आपको इस तरह की शेप में क्या मिल गई है, एक कॉइल मिल गई है भाई। मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह की शेप में एक कॉइल मिली है भाई। पहले रेक्टेंगुलर सी शेप होगी उसकी, तो रेक्टेंगुलर सी शेप में वायर से बनी हुई एक कॉइल मिली है भाई आपको। तो ये बात सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आए। थोड़ा और ऊपर बना देते हैं भाई समझने के लिए, आपको ठीक से दिखाई दे ताकि। तो भाई एक रेक्टेंगुलर सी शेप की कॉइल है आपके पास में, तो एक रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल है। तो रेक्टेंगुलर शेप में एक कॉइल कैसे मिली आपको? सॉफ्ट आयरन पर, सॉफ्ट आयरन मटेरियल था और उस सॉफ्ट आयरन पर आपने कॉपर की एक वायर को वाउंड किया है। तो कॉपर की एक वायर को आपने वाउंड कर दिया है जिससे A, B, C और D ये एक कॉइल बन गई है इस तरह की। तो इस तरह की कॉइल बन गई है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर सी शेप की। और इस कॉइल को आपने क्या किया, इस कॉइल का एक एक्सिस है इस तरह से। तो ये इस कॉइल का क्या है, एक एक्सिस है इस तरह से। तो ये इसका एक्सिस है कॉइल का। इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई। फैन को कंसीडर करिए, फैन को कंसीडर करिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि फैन के अंदर क्या है, फैन के अंदर क्या लगा हुआ है, फैन कैसे रोटेट कर रहा है, मैं ये बताना चाहता हूं। तो फैन बीच में है और एक एक्सिस होता है उसका। तो फैन है इस तरह से। तो आपके सामने आपके पास फैन है और आपके पास ये इस तरह से मान लीजिए एक कॉपर से बनी हुई रेक्टेंगुलर कॉइल है और एक एक्सिस इस तरह से पास कर दिया कि ये कॉइल एक ही जगह पर क्या कर सकती है, बस रोटेट कर सकती है इस तरह से भाई। तो इस तरह से ये कॉइल क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं भाई। तो ये कॉइल है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इस तरह से। और इसकी लेंथ L है, लेंथ इसकी L है और ब्रेथ इसकी B है भाई। तो L इसकी लेंथ है और B इसकी क्या है, ब्रेथ है। इस कॉइल की अगर बात करी जाए तो भाई, तो रेक्टेंगल शेप की थी इस तरह से। और मान लीजिए भाई एक तरफ यहां पर नॉर्थ पोल रखा हुआ है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा हुआ है यहां पर, और ये नॉर्थ पोल रखा हुआ है। और दूसरी तरफ इस एक मैग्नेट का साउथ पोल में, एक तरफ नॉर्थ पोल बनाया गया और एक तरफ साउथ पोल बनाया गया ताकि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ पोल है, और यानी नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है भाई यहाँ पर। तो इस नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है भाई इस तरह से। और मान लीजिए भाई इस ये जो कॉपर की कॉइल है ABCD, ये जो कॉपर की कॉइल है ABCD, ये वायर से बनाई गई है। इसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव पर और एक एंड बैटरी के नेगेटिव पर। तो वो गैप मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया इस तरह से, वरना एक एंड बैटरी के पॉजिटिव पर कर दीजिए और दूसरा नेगेटिव पर, तो मैंने ये क्लोज कर दिया। बहुत ही कम गैप था, ये क्लोज लूप बन गया इस तरह से। मान लीजिए करंट A से B जा रहा है, मान लीजिए करंट I A से B मूव कर रहा है। A से B अगर करंट मूव कर रहा है तो इस वायर में करंट A से B मूव कर रहा था, करंट A से B जाएगा, करंट B से C जाएगा और करंट C से D जाएगा भाई ऊपर की तरफ। तो I करंट इस कॉइल में ऐसे फ्लो कर रहा है भाई। तो आपने इसके अंदर कुछ करंट फ्लो करा, करंट दिया है, तो I करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है इस तरह से। जब ये वायर भाई मैंने इस तरह से कंसीडर किया है आप सभी के सामने कि भाई आपके इस तरह से मैं हूं और आप भी इसी तरह से सोचिए, आपके राइट में जो दीवार है वो पूरी साउथ पोल है
और आपके लेफ्ट में जो दीवार है वो पूरी नॉर्थ पोल है और बीच में ये कॉइल रख दी गई है भाई। तो इस ये A है, ये B है, A है, B है, C है, D है। तो A B के अंदर करंट नीचे जा रहा है, इस वायर में करंट नीचे मूव कर रहा है। वायर है यहाँ पर एक भाई, तो एक वायर ही तो लपेटी हुई थी इस तरह से। तो इस वायर में करंट A से B जा रहा है, करंट A से B डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है। और भाई ये यहाँ पर ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी यहाँ पर, ये B मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है भाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, करंट इसके अंदर डाउनवर्ड है, करंट इसके अंदर डाउनवर्ड है। अगर ऐसा है तो भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए भाई। A B में करंट नीचे गया, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर है नॉर्थ से साउथ की तरफ और करंट इसमें डाउनवर्ड है। और ये थंब बाहर की तरफ आया भाई, ऐसे ये थंब बाहर की तरफ आया इस तरह से, मतलब इस पेपर से आउटवर्ड में, यानी इस वायर पर, इस A B वायर पर फोर्स लग रहा है एक F1 नाम दिया मैंने, फोर्स लग रहा है एक F, और ये F फोर्स जो लग रहा है ये आउटवर्ड लग रहा है इस तरह से। सामने CD वायर की बात करें, CD में करंट ऊपर हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी वही है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देख लीजिएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी इसी डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड तो पूरी कॉइल के लिए सेम है, लेकिन इसमें करंट ऊपर की तरफ हो गया है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो इस पर फोर्स इनवर्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, करंट अपवर्ड है, थंब अंदर की तरफ गया भाई पेपर के, और इसलिए बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ गए। बोर्ड के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा F2 फोर्स भाई इस तरह से, ये देखिएगा भाई इस नीचे वाली वायर पर फोर्स नीचे लग गया, इस नीचे वाली वायर पर फोर्स नीचे लग गया, और इस ऊपर वाली फोर्स पर, इस ऊपर वाली वायर पर फोर्स ऊपर लग गया। लेकिन ये दोनों के फोर्स तो बिल्कुल आमने सामने हैं, एक ही लाइन पर हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई। तो भाई ये मैंने एक्सिस इसका फिक्स किया हुआ है, ऊपर फोर्स नीचे फोर्स एक ही लाइन पर है, और इसलिए ये तो एक ही जगह रुकी रहेगी भाई, ना ये ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन इस AB पर फोर्स आपकी तरफ आउटवर्ड आया, इस AB पर फोर्स मेरी तरफ इनवर्ड आया, CD पर सॉरी। और ऐसे केस में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेम लाइन पर नहीं है, इनके बीच में एक गैप है, ये दे फॉर्म अ कपल एंड दे एक्सर्ट अ टॉर्क। ये बाहर खींचेगा AB को, ये अंदर खींचेगा CD को, और इस कॉइल पर लगेगा एक टॉर्क जो इसको क्या कराएगा, रोटेट कराएगा। मुझे उसी टॉर्क की बात करनी है भाई, मुझे उसी टॉर्क की बात करनी है। अगर ये इस तरह से, ये जो कॉइल है ये ऐसे रखी हुई है इस वक्त, तो इस कॉइल पर ये परपेंडिकुलर डाला एरिया वेक्टर है, तो ये एरिया वेक्टर अभी इस तरफ नॉर्थ था, साउथ था, और ये कॉइल ऐसे रख दूं तो इस कॉइल पर, इसके एरिया पर एक एरिया वेक्टर डाला मैंने। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, थीटा 90 है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी इसके ऊपर नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल चेंज होगा। अगर ये कॉइल ऐसे रोटेट कर कर आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है नॉर्थ से साउथ, और ये नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, थीटा 0 हो गया भाई। तो थीटा जैसे जैसे चेंज होगा टॉर्क भी वैसे वैसे चेंज होगा, और इसीलिए ये नॉर्मल है भाई। मान लीजिए ये इसके ऊपर क्या डाला गया, नॉर्मल वेक्टर भाई। तो ये इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर को ए वेक्टर, एरिया वेक्टर कहा जाता है भाई। नॉर्मल वेक्टर को ए वेक्टर यानी एरिया वेक्टर कहा जाएगा कि भाई ये परपेंडिकुलर डाला मैंने इस एरिया पर, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये फिक्स रहेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ रहेगी। जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी वैसे वैसे इनके बीच का थीटा चेंज होगा, वैसे वैसे इनके बीच में बनने वाला ये थीटा एंगल चेंज होगा इस तरह से। तो ये थीटा एंगल बन रहा है नॉर्मल वेक्टर जो मैंने नॉर्मल डाला है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल बन रहा है इस तरह से। तो इस पर टॉर्क लगेगा भाई, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, सेम लाइन पर नहीं है, ये दोनों मिलकर टॉर्क लगाएंगे, और इस टॉर्क का डेरिवेशन करना है भाई हमें।
तो इस टॉर्क का डेरिवेशन हम सभी को डिराइव करना है, और ऐसा करने के लिए लिखिए भाई, ऐसा डिराइव करने के लिए लिखिए कंसीडर अ रेक्टेंगुलर coil, consider a rectangular coil of length L and breadth B, of length L and breadth B placed in magnetic field, placed in uniform magnetic field, magnetic field B carrying current I, और I करंट है जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो I करंट है जो इसके अंदर इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है such that magnetic field is perpendicular to its axis। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर, तो लिखिएगा देयरफॉर बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देयरफॉर बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भाई, देयरफॉर बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल force on arm AD, ऊपर वाली आर्म AD and BC, force on arm AD and BC are equal and opposite and cancel out each other भाई। तो भाई ये जो फोर्स थे आमने सामने और सेम लाइन पर है, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। इतनी बात हर बच्चे को क्लियर हो, और अपने नोट्स में लिख भी लियो भाई, नोट्स हर कोई बनाए भाई इस तरह से। तो यहाँ पर इस पर और इस पर लगने वाला फोर्स कैंसिल कर गया, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आप लिखिए कि therefore force on arm AB, ये जो AB वाली साइड है AB, इस पर फोर्स लग रहा है कितना, F इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा। I इसके अंदर करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, L इसकी लेंथ है, थीटा 90 है। तो I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, L sin थीटा 90 पर 1 भाई, sin 90 पर 1 हो गया। इस वायर पर फोर्स लगा IBL, फर्स्ट नाम दीजिए भाई इसको इस तरह से। ठीक इसी तरह से सामने वाली वायर पर भी फोर्स है, फोर्स ऑन आर्म CD। तो यहां पर ये डायरेक्शन भी दिखाई जा सकती है कि यहां लिख दीजिएगा ये फोर्स लगा आउटवर्ड भाई, ये फोर्स लगा आउटवर्ड, और इक्वेशन नंबर 1 भाई। उसके बाद लिखा जा सकता है कि फोर्स ऑन आर्म CD, सामने वाली आर्म पर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू, उस पर भी IBL लगेगा, मगर उस पर जो फोर्स है वो इनवर्ड आया है। ये इक्वेशन नंबर क्या बनी भाई, सेकंड बनी भाई। सभी बच्चों को क्लियर है। इसके बाद देयरफॉर टॉर्क का एक्सप्रेशन है, देयरफॉर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई। इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड रख दीजिए और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो पुट कर दीजिए भाई यहाँ पर। अब सभी को मैं बता दूं कि जब ये बात आई है टॉर्क फाइंड आउट करने की, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स, तो I इंटू बी इंटू एल लग रहा है, फोर्स I इंटू बी इंटू एल लग रहा है, इस वायर पर भी इस पर भी, और इंटू में इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट होगी वैसे वैसे इन दोनों के बीच का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होने लगेगा, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होने लगेगा। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होने लगेगा इन दोनों के बीच का,
उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी जाएगी। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो भाई देखिएगा, आपके पास क्या थी, एक ये कॉइल, ये इस तरह से कॉइल थी, और इस आर्म पर ये कॉइल ऊपर से व्यू दिखाई दे रहा है भाई आपको कि इस तरह से, इधर नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल, तो ये रोटेट करी हुई है थोड़ी इस तरह से कि इस पर, इस कॉइल पर अगर मैंने नॉर्मल डाला, एरिया वेक्टर डाला, तो ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना भाई, थीटा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना भाई, थीटा। तो ये कॉइल जो थी इस तरह से, ये कॉइल जो इस तरह से गिवन थी, और ये कॉइल की ब्रेथ है भाई p। सोच पाएंगे भी आप, ऊपर से व्यू देखिएगा भाई, जब ये इस तरह की एक कॉइल है, इसकी l लेंथ थी और ऊपर से b, ऊपर से व्यू देखिए, ऊपर खड़े होकर देखिए, तो ये इस तरह से कुछ रखी हुई है, इस पर नॉर्मल डाला एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है भाई b इस डायरेक्शन में, तो ये किसी थीटा एंगल पर जब रखी हुई है, इसका एरिया वेक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इस वाली आर्म पर फोर्स आउटवर्ड था भाई, इस वाली आर्म पर फोर्स CD पर इनवर्ड था भाई इस तरह से। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे जाना जाए, देखिए इस फोर्स को प्रोड्यूस करिए भाई, इस फोर्स को प्रोड्यूस किया, और ये फोर्स यहां पर है, दोनों की लाइन डिफरेंट है। ये ना सोचे भाई कि ऊपर वालों ने कैंसिल कर दिया था, इन्होंने क्यों नहीं कैंसिल, फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो है इस डाइपोल पर, लेकिन जब फोर्स सेम लाइन पर ना हो तो ये टॉर्क लगाते हैं, रोटेट कराते हैं, और भाई इन दोनों फोर्सेस में ये लाइन जो बनी भाई यहां पर, इन दोनों फोर्सेस में ये जो लाइन बनी है, मान लीजिए इसे x नाम दिया, इसे y नाम दिया, और इसे z नाम दे दूं, तो ये x y इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, इस फोर्स और इस फोर्स, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस तरह से। यहां थीटा अगर बन रहा है तो यहां भी थीटा बनेगा, 11वीं क्लास में भी करते थे ऐसे, इंक्लाइंड प्लेन होता था थीटा एंगल पर, तो ये भी थीटा एंगल बनता था इस तरह से। तो यहां थीटा बन रहा है एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में, तो यहां भी थीटा एंगल बनेगा। अगर थीटा एंगल यहां बनेगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल, ये साइन थीटा, यहां थीटा नहीं भाई, ये अगर थीटा है इस तरह से, ये थीटा है अगर मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल यहां पर थीटा बनेगा भाई, यहां पर थीटा होगा ये इस तरह से, और ये एरिया वेक्टर डाला है भाई हमने इस तरह से, तो ये एरिया वेक्टर डाला है हमने इस तरह से, ये थीटा है यहां पर, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा भाई, फिर ये थीटा होगा क्योंकि ये तो सीधी परपेंडिकुलर लाइन है भाई, यहां एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फिर ये थीटा होगा भाई इस तरह से। तो ये एंगल आपके सामने थीटा बनेगा इस तरह से, ये थीटा था इन दोनों के बीच में, तो यहां पर भी थीटा बनेगा। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है जो डिस्टेंस है, और ये b जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। sin थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर xy, और अपन में हाइपोटेन्यूज भाई, हाइपोटेन्यूज कौन बन रहा है यहाँ पर, जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ है इस कॉइल की, हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को b sin थीटा लिखा जा सकता है इस तरह से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को b sin थीटा लिखा जा सकेगा इस तरह से। सभी को समझ में आए कि दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b और थीटा के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दोनों फोर्सेस के बीच में चेंज हो रहा है, और टॉर्क भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है। तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा जा सकता है b sin थीटा। इससे पहले वाला डायग्राम भी बनेगा इस डेरिवेशन में, और ये भी बनेगा ये बताने के लिए कि कैसे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया भाई। और I इंटू में b इंटू में भाई, ये लेंथ और यहां पर ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो IB लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो वो जो कॉइल है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका एरिया लिखा जा सकता है भाई, और इनटू में sin थीटा भाई इस तरह से। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स भाई, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स थी इसके अंदर, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स थी इसके अंदर, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स थी इसके अंदर भाई, सभी को बता दूं, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स थी इसके अंदर, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए
टॉर्क का एक्सप्रेशन n टाइम्स कर दीजिए भाई। ये तो एक टर्न लेकर हमने डेराइव किया, n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो ni ab sin थीटा टॉर्क का एक्सप्रेशन है भाई। अगर आपके पास एक कॉइल है, एक कॉइल जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, A उस कॉइल का एरिया है और B मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया है, तो भाई टॉर्क लगेगा NIAB sin थीटा। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है भाई यहां पर। और भाई मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो ये आप अगले चैप्टर में जानेंगे कि ये जो NIA है इसे कुछ M लिखा जा सकता है। अभी वेक्टर फॉर्म हटाई भाई मैंने अभी, तो अगर NIA को कुछ M लिख दिया जाए, आप आगे चलकर समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है भाई। जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा करंट, एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगा, एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा तो एक तरफ साउथ भी बनेगा। वो जो कॉइल आपने रखी है ना, वो खुद एक मैग्नेट है, तभी तो उस पर टॉर्क लग रहा है जब उसे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया भाई। ये ही तो फिनोमेनन है भाई, एक मैग्नेट ही मैग्नेट पे फोर्स लगाती है। जिस वायर के अंदर करंट है या जिसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, वो भी एक तरह की मैग्नेट बन जाती है, इसीलिए फोर्स लग रहे हैं। इसीलिए आज के 3 फिनोमेनन हमने पढ़े हैं भाई। तो एक कॉइल जिसके अंदर I करंट है, A उसका एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया है, थीटा एंगल बना रहा है कौन, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो टॉर्क लगेगा NIAB sin थीटा। और मैं NIA को मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रहा हूं, जो कि अगले चैप्टर में बताऊंगा कि ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का कैसे बना, MB sin थीटा। क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट M एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड B एक वेक्टर है, तो MB sin थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और भाई राइट हैंड स्क्रू रूल लगाकर हर बच्चा टॉर्क की डायरेक्शन जान सकता है, जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क इस फॉर्मूले की बात अगले चैप्टर में करेंगे, बट फिलहाल एक करंट कैरिंग कॉइल, I करंट है, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, थीटा एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में, और n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टॉर्क लगेगा NIAB sin थीटा। इतना टॉर्क लगेगा उसके ऊपर। बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है और आप सभी को ये क्लियरली समझ में आया भाई। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका स्पेशल केस ये है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ये स्पेशल केस होगा इसका, ये इंपॉर्टेंट बात होगी भाई इसकी, कि अगर हम इसके स्पेशल केस की बात करें, जब थीटा की वैल्यू 90 है भाई, हर एक्सप्रेशन में साइन 90 आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, और साइन 90 पर वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो जब थीटा 90 का एंगल बना रहा होगा भाई, जब थीटा 90 होगा, वो कब होगा, ऐसे रखी हुई थी भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यहां भी ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया डायग्राम में, और ये इस पर नॉर्मल डाला आपने, तो इस पे नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब 90 का एंगल बन रहा है, तो टॉर्क भी इस पर मैक्सिमम लग रहा है, ये एकदम से घूमेगी, रोटेट कर कर इस पोजीशन में जब आ जाएगी, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, थीटा 0 हो जाएगा, टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब थीटा 90 है, टॉर्क मैक्सिमम है भाई, बराबर है NIAB, क्योंकि साइन 90 पर तो 1 हो गया, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, इसीलिए मैं इससे गैल्वेनोमीटर बनाऊंगा भाई, इसी फिनोमेनन पर बेस्ड मैं गैल्वेनोमीटर बनाऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतनी ज्यादा कॉइल घूमेगी और उतनी ज्यादा नीडल डिफ्लेक्शन देगी, और गैल्वेनोमीटर बताएगा कि उतना ज्यादा करंट है। एमीटर भी इसी से बनाऊंगा, वोल्टमीटर भी इसी से बनाऊंगा भाई मैं। तो ये सभी बात समझ में आए, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टॉर्क, करंट जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होगी, टॉर्क इंक्रीज होगा, और थीटा जब 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा NIAB का केस पे।
और थीटा अगर 0 या 180 है भाई, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो फिर टॉर्क क्या लगेगा, 0 लगेगा, मिनिमम टॉर्क लगेगा भाई इस पर। तो भाई इतनी बात हर बच्चे को क्लियर हो, यहां तक का अपना सारा टॉपिक हर बच्चा पूरी तरह से प्रिपेयर करे भाई, वीडियो को देखे पूरी कंसंट्रेशन के साथ। मैं आपको असाइनमेंट्स इस पर भेजूंगा आज की क्लास के साथ साथ, और अगली बार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे, और ये चैप्टर बहुत तेजी से अब खत्म होने के पास है, और आपका फिर अगला चैप्टर 5वां चैप्टर इस वक्त बहुत छोटा हो गया है भाई, इस कोरोना टाइम में सिलेबस डिलीट किया गया है और 5वां चैप्टर बहुत छोटा कर दिया गया है भाई। तो अब आप सभी अपने सितंबर एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, जिसके भी स्कूल में 8 चैप्टर तक आ रहा है सितंबर के लास्ट में, मैं उसमें 7, 8 चैप्टर तक जरूर करा चुका हूं अभी तब तक। थैंक्स गाइस, पढ़ते रहिए, तब तक मेहनत करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और लगातार पढ़ाई करिए भाई। थैंक्स गाइस।